जैसा कि मेरा चश्मा छूट गया है तो भी हो। कल है ना हम गलतियों का गर्दा उड़ाए हुए थे, आज वो गर्दा उड़ा दी है। पहला बात कि अपना चश्मा छोड़ दिए। कल है जब ये लिख रहे थे आगे पीछे लिख दिए, हम लाइन से नहीं लिखे, समझा। अब हम जब पूरा लिख लिए ना तब कि लो अब आगे पीछे गलता हमारा फिर दोबारा लिखे पड़ेगा, लेकिन यही था कि बच गए। खाली सबको सरियाना पड़ा, जो पेज था ना उसको ऊपर नीचे करना पड़ा। पहला गलती वहां से तो बच गए। एक गलती हो गया, यहाँ पे एक लाइन और था, पता नहीं लाइन हम कखनी हटा दिए। जब पढ़ाएंगे तो देखना है वो बात हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में ना है। दूसरी गलती। तीसरी गलती हम सब कर उनके सुधे कि हमारा काम हो गया थंबनेल बनावे ने की। थंबनेल कहाँ है इसका? तो अभी हम पढ़ाएं कि थंबनेल बनाए बैठ के, तो ये सब होते रहता है। चलिए छोड़िए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब बड़का कौन कर दिया है जी? सुनो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति की एकता को पढ़ने वाले हैं। आज साली तंग करेगी, देखी थे ये उन्नीस के फूको हो गया। हम करिए ना अभी थी इस साफावित ना है। देखो तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का हिंदी होता है भारतीय संस्कृति की एकता। जो भारतीय संस्कृति में एकता है उसी को पढ़ना है, ठीक ना। ए भौआ इन्हें देखा, इसको लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है हुमायूं कबीर, ठीक। पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। ना ये है अलग है। अब सुनिए हुमायूं कबीर कौन थे। हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड अ रिन्यूएड पॉलिटिकल थिंकर। हुमायूं कबीर जो हैं वो एक कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और एक जाने माने विख्यात ज्ञानी विद्वान राजनीतिक थिंकर भी हैं। यानी राजनीति की भी अच्छी इनको ज्ञान है, नॉलेज है, समझ गए। ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान हुमायूं कबीर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर अफेयर्स के वहां पे पद मिला था, वो इन्हीं के जिम्मे था, समझ गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनका। कैबिनेट मिनिस्टर में समझती ना है, प्रधानमंत्री के साथ जितने भी मंत्री होते हैं तो सबको एक साथ क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री कहो। तो उसमें ये भी थे। और ये कौन सा विभाग संभाल रहे थे? साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। एक लाइन ये छूट गया है कि ये जो है पढ़ाई किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। दुनिया में दो नामी वो आजकल यूनिवर्सिटी चल रहा है, वो कैम्ब्रिज है, वो ऑक्सफोर्ड। एगो लंदन में है, एगो अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में हाँ भारत में है। तो देखो हुमायूं कबीर को लाइन छूट गया है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। पहली तो इनके लिए जो एक क्या कहो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कहूँ कुछ होगा, हिंदिया नहीं याद रहा है। हाँ, ये जो गौरव है, पहला गौरव की बात तो यही है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। उससे भी बड़ा गौरव की बात ये है कि ये उस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाओगे ना तो वहाँ स्टूडेंट का अपना एक
संघ होता है, उसका में इलेक्शन वगैरह सब होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो जैसे मान लो हम यूनिवर्सिटी में पीपीयू में पढ़े, तो पीपीयू के जितना भी कॉलेज है उन सभी जगहों पे इलेक्शन होगा। उसमें मान लो हम खड़े हुए, कोई और भी लोग खड़े हुए, साथ में सब खड़े होंगे। छात्र सब चुनेंगे कि हम, मेरा अध्यक्ष कौन होना चाहिए। नहीं बता रहे हैं, पहले सुनो। अब हम अध्यक्ष चुना गए, अब मेरा जिम्मेवारी ये है अध्यक्ष चुनाने के बाद कि सभी छात्रों की जो आवश्यकता है उसको हम ध्यान में रखें। कैंटीन में खाना बढ़िया मिले, प्रॉपर क्लास चले, फीस कम हो, हॉस्टल में रैगिंग वगैरह ना हो, यानी छात्र को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो जिम्मेवारी मेरी होगी। कॉलेज में भी होता है, कॉलेज वाला कॉलेज में देखता है, यूनिवर्सिटी वाला पूरे यूनिवर्सिटी में देखता है। ठीक, उस यूनिवर्सिटी में जितना भी कॉलेज आएगा उस सब के लिए वो काम करेगा। कॉलेज में जो होगा वो अपने कॉलेज भर में रहेगा। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो संघ था उसके अध्यक्ष थे। अब ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज होंगे सबके क्या थे, अध्यक्ष एक भारतीय। तो ये इनके लिए सबसे बड़े गौरव की बात थी। समझ गई? आगे देखो, अब यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द प्रेजेंट पीस इज एन एडप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इनका एक लेक्चर है। जैसे हम अभी कैसे तुमको लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर मतलब होता है किसी टॉपिक पे हम लंबा बात करते हैं तब। लेक्चर में एगो टीचर के बड़ा बड़ा लेक्चर आता है, विकास दिव्यकीर्ति सर के, वो जाते हैं कहीं सभा में, पैसा लगता है। हाँ, दोनों तरह की व्यवस्थाएं होती है, अब वो डिपेंड करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कभी देखना शॉर्ट में तो आ ही जाता होगा, लेकिन असल में वो जो वीडियो है वो शॉर्ट में नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे लगातार किसी एक टॉपिक पे वो बात करते हैं। हर तरह से उस पर बात करेंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, आरक्षण पे बात किए हैं, एक बार हिंदी भाषा पे बात किए हैं। अब जब हिंदी भाषा पे वो बात कर रहे थे तो दुनिया भर के भाषा के साथ मिलकर वो बात कर रहे थे, क्या क्या है, क्या परिस्थिति है हिंदी के, पूरा उसी पे। तो वो जो है उसी को हम क्या कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। और वहाँ पे हम लोग नहीं टिक पाएंगे, मुंह फाड़ के भाग आएगा, क्योंकि उतना बेसे नहीं है कि उनको हम हैंडल कर पाएं। उनका क्लास वही अटेंड कर सकता है जिसका नीचे से बेस मजबूत है। अब बेस उसी का मजबूत होगा जेका 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़े के क्षमता है, तब वो चीज़ों को पकड़ेगा ना, तो बुझावे नहीं करेगा कि क्या हो रहा है। वो 3 घंटा लगातार बोलेंगे तो आपको कुछ पता नहीं है तो समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं, पता नहीं चलेगा। इन्हें से सुनेगा, इन्हें से निकलते चला जाएगा। लेकिन आपको उसके ऊपर पकड़ है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 घंटा कब खत्म हो गया। जैसे फिल्म देखते हैं तो ना पता चलता है 3 घंटा। अगर बकवास फिल्म है तो माथा दर्द करने लगता है, इंटरेस्टिंग फिल्म है तो, हाँ, लव स्टोरी फिल्म हो, हाँ, टिकटॉक वीडियो, हाँ। तो देखो, तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ, उसी में एक लेक्चर दिए थे। चूंकि ये बंगाली हैं तो जाहिर सी बात है या तो इंग्लिश में दिए होंगे या बंगाली में या हिंदी में, जो भी दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम उसी का एक वर्जन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। ठीक, द लेक्चर फोकसेज ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज। अब यहाँ पे जो लेक्चर है, ये लेक्चर पूरे तरह से फोकस था किस पे, भारत के जो पुराने संस्कृति का जो गौरव है उसके ऊपर। समझ गए? तो उसी को ये दिखाए हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में और बाकी जो भी चीजें थी, इसकी समृद्धि, इसका अतीत, उन सब चीजों को ये यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं। इट्स प्रियसली रिफ्लेक्ट्स कबीर लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। और इस भाषण से तुमको पता चलेगा कि हुमायूं कबीर को अपने मातृभूमि से कितना प्यार था, कितना लगाव था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल का।
अब सुनो बुआ, एगो हम डिस्क्लेमर दे दें। अब कहानी शुरू होगा। एगो पहले ही हम तुम लोगों को बता दें कि यहाँ पे भाषण दे रहे हैं वो लेक्चर, और जब वो लेक्चर दे रहे हैं भारत के संस्कृति के ऊपर, तो सिर्फ इसमें अच्छी बातें होंगी। जो हमारे संस्कृति पे कलंक है, कुछ दाग लगे हैं, जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, कई सारे, ठीक, बाल विवाह, महिलाओं का शोषण, उन सब चीज़ों की यहाँ चर्चा नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं, तो चूंकि हम इतिहास भी पढ़ते हैं, तो जब वो इन चीज़ों की बात कर रहे थे जो यहाँ पे पढ़ोगे तुम लोग, तो उस दौरान हमको वो बात भी याद आ रही थी कि हमारी संस्कृति महान है। इस बात को हम भी मानते हैं और हमको गर्व भी है, लेकिन इस महानता में, इसकी पवित्रता में कुछ दाग भी है, ठीक। और कुछ दाग तो ऐसे हैं कि जब सुनोगे तो रूह कांप जाता कि इतना निर्दयी कैसे हो सकता था हमारे देश के लोग। तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन उसकी वर्णन यहाँ पे नहीं है। आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको दिमाग में ही रहने दे। यहाँ पे हमको पूरा फोकस क्या करेंगे, सिर्फ इसकी अच्छाइयों पर, भारतीय संस्कृति की जो अच्छाई है उसके ऊपर बात करेंगे, इसकी बुराइयों पे बात हम ना करेंगे, ठीक है। देखिए, कहा जाता है टिल रिसेंटली द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेंटर्स ऑफ द लैंड, कि कुछ पहले, अब तक, कुछ हाल तक, ये कुछ समय तक, यानी कि आज से कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला व्यक्ति आर्यंस ही थे। अब इतिहास नहीं पढ़ा छठा क्लास में, ये गड़बड़ है। आर्यंस मध्य एशिया से आए हुए कुछ लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं पढ़ा है, सब सिक्स्थ में पढ़ना है सिंधु, लेकिन सिक्स्थ में क्या बता दिएगा लोग, छठे में पढ़ा जाए वो SST, सही बात है ना। जो आर्ट्स नहीं पढ़ा, एक दिन हमको गुरुजी बता रहे थे, नीरज सर थे, हम थे, वो बता रहे थे कि देखो साइंस तुमको लॉजिक देता है, साइंस जो है पूरे लॉजिक पर डिपेंड है, लेकिन जो आर्ट्स है ना वो इमोशन पर डिपेंड है। आर्ट्स में इमोशन होता है और साइंस में लॉजिक होता है, और दोनों का अपने जगह अपना महत्व है। ये दुनिया आज के टाइम पे ना तो सिर्फ इमोशन से चल सकती है और ना सिर्फ लॉजिक से, इसमें लॉजिक और इमोशन दोनों है, समझ गए। तो कोई भी सब्जेक्ट हो खराब नहीं होता है, उसकी अपना महत्व होता है। अब वो अलग बात है कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ फंस गया कि क्या है, तो छठे क्लास में ये पढ़ना था बुआ, हमने के सिंधु घाटी सभ्यता बहुत डेवलप था, उसके पहले का डेटा नहीं मिला है, वहाँ से हमारे पास डेटा है। शहरीकरण के जीवन जी रहे थे, जो आज जी रहा है ना इससे बेहतर जीवन, फिर वो तबाह हो गया। कैसे तबाह हो गया? इसको लेकर के इतिहासों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण ये तबाह हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये विदेशी जो है वो आक्रमण कर दिए बर्बाद हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया तो बर्बाद हो गया। कुछ लोग, जितने भी इतिहासकार हैं उनके अपने अपने मत हैं, क्योंकि उस टाइम का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो लिखा हुआ मिला है वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो भी चीज़ें मिली है वहाँ पे, अवशेष मिले हैं, उसी के आधार पे हम लोग पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को एक अनुमान पे पढ़ते हैं। मानव की उत्पत्ति को हम अनुमान पर पढ़ते हैं, वहाँ कन्फर्म कोई इतिहासकार नहीं लिखेगा कि ऐसा ही हुआ था, वो लिखेगा कि ऐसा हुआ होगा, वो भी कन्फर्म नहीं है उस बात को लेकर के। हम कन्फर्म होते हैं धीरे धीरे, जब आते हैं ना इधर इस वाले काल में, ऋग्वैदिक काल में, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूर्णता नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम मध्यकाल आधुनिक काल में आ जाते हैं तो हुआ था रहेगा। पानीपत का युद्ध 1526 में 21 अप्रैल को हुआ था, हुआ होगा नहीं रहेगा, समझ गए। क्यों था रहेगा? क्योंकि बाबर अपनी किताब में उसको लिख चुका है, बाबरनामा में, तो पक्का डेटा है मेरे पास, समझ गए, क्लियर हुआ। तो वही चीज है। तो आर्य समझा कौन है? जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी ना, तो उसके बाद लगभग आज से 1500 ईसा पूर्व, आज से 1500 ईसा पूर्व नहीं, 1500 ईसा पूर्व में, आज से ले लो तो 3500 साल पहले, 2000 वाला 1500 वाला मिला दो, कितना हो गया? 3500 साल पहले मध्य एशिया से, जो चीनी सब का इलाका है ना उधर, तो उधर मध्य एशिया होता है, उधर से कुछ लोग आए थे कहाँ? भारत में, और वो यहाँ पे आकर के कब्जा कर लिए। कहा जाता है कि वही लोग संस्कृत भी बोलते थे,
और उनका मानना था कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो असभ्य थे और ये लोग सभ्य थे। आर्य का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। तो ये लोग अपने आप को आर्य कहते थे। इन्हीं लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद जो भी वेद है उनकी रचना की, बाकी जो भी चीज़ है इन्होंने की है। तो कुछ समय पहले तक माना जाता था कि आर्यन से ही, यहीं से भारत के इतिहास की शुरुआत होती थी, क्योंकि हमारे पास डेटा यही था। वो तो 1920-21 में 22 में जा करके खोदैया हुआ मोहनजोदड़ो के या सिंधु घाटी, यहाँ के कुछ नाम है मोहनजोदड़ो से पहले एक और हड़प्पा के, तो हड़प्पा और इसका मोहनजोदड़ो के, और जब खुदैया होने लगा निकला पूरा शहर, तब पता चला कि हमारा इतिहास तो और ज़्यादा पुराना है और इससे बढ़िया था। यहाँ से तो फिर से ग्रामीण शुरू हुआ है। सिंधु, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब एक के है, अलग अलग शहर है तो अलग अलग नाम है, समझा। पटना, आरा, गया अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही टाइम पर। अब पहले पटना के खुदैया होता, पटना की सभ्यता नाम रखा जाएगा। और सबसे बड़ा शहर मान लो मिल गया गया, तो गया सभ्यता कह सकते हैं। मिला गंगा नदी के किनारे, तो बोल देंगे गंगा की सभ्यता। उसी का कई सारा नाम है, 5-6 नाम है। कांस्य युग की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी नाम से जानते हैं, कई सारा नाम है। अब पीछे इतिहास में मत ले जो ये नहीं रहा। तो यहाँ माना जाता था कि जो आर्यंस है वही पहले आक्रमणकारी व्यक्ति हैं जो भारत पे आक्रमण किए और यहाँ पे शासन स्थापित किए हैं। इट वाज थॉट दैट दे केम टू कंट्री विच वाज अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरेन, बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वर इन्वेंटर्स इवन बिफोर द आर्यंस क्राउडेड इनटू दिस लैंड। अब देखो, और यहाँ पे वो लोग सोचते थे आर्यन कि जो भारतीय हैं वो असभ्य हैं और एकदम जर्जर हैं, बर्बाद हैं, यानी कोई सभ्यता इनमें नहीं है, कोई ज्ञान इनमें नहीं है, समझ गई। तो ये चीज कहा जाता है। लेकिन आज मॉडर्न जो रिसर्च हुआ 1920-21 में जो हमारे पास खुदैया होके जो निकला, उस आधार पे देखे तो हमको ये पता चलता है, वो ये प्रूफ करता है कि आर्यंस के आने से पहले भी भारत में कई सारे आक्रमणकारी आए थे और वे लोग यहाँ पे आकर के आर्यन से भी बढ़िया सभ्यता का विकास किए थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ले लो, इतिहास को जब पढ़ोगे तो मनुष्य की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है, वहां पे हुआ है, अफ्रीका महादेश में। और हम लोग कहाँ हैं? भारत में। तो कोई तो व्यक्ति यहाँ पे पहले आया होगा, मुख्य रूप से उत्पत्ति तो हुआ है अफ्रीका में, तो भारत में हम कहाँ से आया होगा। उसी टाइम से आक्रमण चलते आ रहा है। पहला बार कोई व्यक्ति आके यहाँ रह गया होगा, फिर कोई आके आक्रमण किया होगा, कोई किया होगा, कोई किया, ये चलते आ रहा है। ये प्रक्रिया लंबा है, लेकिन पहले हमको आर्यंस तक ही पता था, उसके आगे हमको पता नहीं था। अभी हमको सिंधु घाटी तक पता है। They had evolved a civilization higher than that of the Aryans hordes who came in their wake। देखो, और कह रहे हैं कि ये जो पहले के जो इन्वेंटर्स, जो आक्रमणकारी यहाँ पे आए, उन लोगों ने आर्यन से भी बेहतर सभ्यता का यहाँ पे विकास किया था। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहर वाला था, शहरीकरण था, और आर्यंस जब आए थे तो वो ग्रामीण था, गांव की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण से हम शहर की ओर आए हैं, लेकिन सिंधु घाटी पहले से ही शहर है। तो शहर की भी उत्पत्ति हमेशा गांव से होती है, गांव उसका जड़ है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता शहर बना है तो जाहिर सी बात है पहले गांव बना होगा। गांव ही विकसित होते होते किसका रूप ले लेता है? शहर का। जब वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तो क्या बन जाता है? शहर। पाटलिग्राम एक गाँव था, कुसुमपुर, आज वो क्या है? पूरा का पूरा पटना शहर है, समझ गए। तो ये वो कहते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे विकास किया था और आर्यों से बढ़िया सभ्यता का विकास किया था। These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पहले के आर्य हैं और जो प्राचीन लोग हैं उनसे भी प्राचीन एक है, जहां से हम जानते हैं आर्यन, ठीक। तो लेखक ने आर्यन से पहले वाले को प्री आर्यन कहा, मतलब उससे भी पहले। अब वो आर्य थे नहीं थे, आर्य के मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। तो जब इनसे बेहतर वो सभ्यता बनाए हुए थे तो क्या वो आर्यन नहीं कहलाएंगे? मान लो हम आर्यन हैं और हमसे भी विद्वान ही है, तो इसको हम आर्यन नहीं कहेंगे, ये भी आर्यन है।
तो ये हमसे भी पहले आई है, तो इसको हम कहेंगे प्री आर्यन, यानी कि हमसे भी पहले, प्राचीन आर्यन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये पहले के आर्यन, यानी कि आर्य से आने के पहले वाले, और उससे भी पहले के लोग। ये यहीं पे नहीं रुक रहे हैं कि हाँ आर्यन आया है उसके बाद एक उसके पीछे वाला जो सिंधु घाटी था वही नहीं है, और है जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, स्रोत नहीं है। तो वे सभी लोग यहाँ पे एक नई सभ्यता का विकास किए थे। जब एकदम पहले वाले लोग आए वो भी सभ्यता का विकास किए, प्रे आर्यन है वो भी सभ्यता का विकास किए, आर्यन है वो भी सभ्यता का विकास किए, और हमारी सभ्यता जो है इन सबका एक मिश्रण है, उसके अंश आज भी हैं। सिंधु घाटी जब पढ़ोगे तो उस टाइम के कल्चर को जब पढ़ोगे, संस्कृति सभ्यता को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसमें से काफ़ी चीज़ें हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भी हम शिव जी की पूजा करते हैं, आज भी जादू टोना में हम विश्वास करते हैं, आज भी महिलाएं गहना ये सब पहनती है, पुरुष भी पहनता ही है कुछ कुछ, ठीक। ये परंपराएं पहले से ही चलते आ रही हैं। आज भी हम नली गली व्यवस्थित रूप से बनाने के प्रयास करते हैं, आज भी हम घर में शौचालय, बाथरूम, सीढ़ी, 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाते हैं। ये सब चीज़ें पहले थी, समझ गए। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड करके, और नए वर्जन में उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर थे। उनका कभी नली गली जाम नहीं होता था, हमारा तो जाम हो जाता है। मुखिया सरपंच की हालत खराब हो जाता है उसका साफ करवाने में, समझ गए। तो सबने आया और यहाँ पे एक नए सभ्यता का विकास किया, और इसी ने भारत की सभ्यता का विस्तार किया और उसको गहराई दिया, ठीक। जब इसके बारे में रिसर्च किया विद्वानों ने, जब इसकी जानकारी लिए तो वो शॉक्ड हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि आज से इतना साल पहले लोग इतना सभ्य था कैसे, इतना विकसित कैसे था। 2 मंजिला घर है, हर घर में बाथरूम की व्यवस्था है, स्नानागार है, चापाकल ये सब नहीं था तो कुआं है, सीढ़ी है, सब कुछ। 12th में वो सारी चीज़ें पढ़नी है, एक चैप्टर में है सिंधु घाटी पढ़ने के लिए, सब कुछ था। तो ये लोग आश्चर्य में आ गए कैसे कैसे। आज जिसको तुम स्विमिंग पूल कहते हो वो तब भी था। मिला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो वाला सबसे बड़ा है, लेकिन लगभग हर शहर में स्नानागार मिला है, जहाँ पे माना जाता है कि जब भी कोई पर्व त्योहार ऐसा चीज़ आता था तो वहाँ पे लोग स्नान करने जाते थे, वहाँ पे समारोह होता था। और उसके अगल बगल में रूम है, स्नानागार के उस स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द में रूम है कपड़ा चेंज करने के लिए। वहाँ पे कुआं है, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये कुआं से पानी इसमें निकाल के भरा जाता था। फिर उसमें से पानी जब पूरा गंदा हो जाएगा तो उसको निकलने के लिए बढ़िया सा एक नाला है, और सब तुमको मिल जाएगा एकदम, अभी जाके तुम देख सकती हो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए। तो आप मोबाइल पर, नेट पर, फोटो के माध्यम से उसको देख सकते हैं। साक्षात जाने में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। भारत वाला में रहता तो आराम से ट्रेन पकड़ते चल जाते। तो वो सारी चीज़ें थी। तो जब इन चीज़ों के बारे में हमारे इतिहासकारों को, विद्वानों को पता चला तो आश्चर्य में रह गए, इतना सभ्य कैसे था। ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा सभ्य थे, हमारे पूर्वज, ठीक। The Aryans invention repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new। और जो आर्यन है वो क्या किए हैं, इसी को फिर से, ये जो प्रोसेस चल रहा था उसी को रिपीट किए हैं और उसको थोड़ा नया बनाए हैं। चीज़ें वही है, खाली हम क्या किए हैं, थोड़ा सा नया बनाए हैं, नए तरीके से किए हैं। वहाँ पे मकान भी जो था वो पक्की ईंट का था, पका हुआ ईंटा। वहीं से तो खोज शुरू हुआ कि इतना ईंटा कहाँ से निकल रहा है। तब शक हुआ था। उस टाइम पे एक जॉन मार्शल करके नाम था, वो था। उसके पहले अलेक्जेंडर कनिंघम आया था, वो एक अलग लंबा कहानी है, कैसे कैसे उसकी खोज हुई है। ईंटा की वजह से खोज हुआ और बहुत सारा ईंटा तो वहाँ से निकल गया, तो टूट गया, वो बर्बाद हो गया। जब ये सारी चीज़ें मिलती है तो एकदम आराम से एक एक करके उसकी सफाइया की जाती है। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय तर था, किसको पता था। हम लोग घूमने गए थे तो देखे थे। गया था तुरे न गया था, वो घड़ी ना था, नालंदा वाला में कोई नहीं था। वहाँ जाएगा तो यहाँ वहाँ सब खाली पोस्टर लगाया हुआ है, उसमें दिखाया गया कि कब कैसे खोदैया हुआ, कौन कौन करवाया, सब उसमें बताया गया है। और वहाँ पे जो लोकल व्यक्ति था वो बताया कि एक और है इसके नीचे, मतलब 2 मंजिला है, एक और है। अब है कि नहीं, लेकिन जो है वही अपने आप में आश्चर्य करने वाला चीज़ है, ठीक।
तो आर्यों ने क्या किया है, वही पुराने को नए के साथ कुछ नया मिला करके उसी चीज को क्या किया है, रिपीट किया है। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इन रोड्स of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आए यहाँ पे आक्रमण किया, उन सभी चीज़ों को दोहराया है, फिर से उसी को उसी नए तरीके से थोड़ा मिला करके और विकसित करने का प्रयास है। और ये क्रम लगातार चलते आ रहा है लंबे समय से। आर्य के बाद क्या कोई नहीं है यहाँ पे, शक और हुन हमारे यहाँ नहीं है अटैक करने, उसके बाद मुस्लिम यहाँ आक्रमण करने नहीं आया, अंग्रेज आक्रमण करने नहीं आया। भारत पे हमेशा आक्रमण होते रहता है, होते रहा इतिहास में। एक ऐसा देश है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और भारत की एक और खूबी है, जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की पर्यावरण ही ऐसा। कितने सारे अंग्रेज यहाँ होकर रह गए, कैसे करा कि नहीं रह गए, आज कुछ हैं जो लूट के ले गए, लेकिन कुछ तो यहीं के हो गए। आपने ही ने तो मैक्स मुलर के बारे में पढ़ा है, कौन थे, भारत के थे, जिन्होंने लिखा है भारत से हम क्या सीखें। पूरा कहानी पढ़ लिया करा है कि अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एक और है जेम्स मिल करके, सीधो का पर प्रभाव पड़ा है, जेम्स मिल नाम है शायद, वही है ना, वही होगा। कंफ्यूजन रहता है तो हम रहता है वही। ऐसे कई सारे लोग हैं, कितनों के हम नाम बताएं, जो यहीं के होके रह गए। अगर आज अंग्रेज यहाँ के नहीं होके रहते तो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्यों थी? हाँ, क्यों है एंग्लो इंडियन जैसा चीज? क्योंकि वो यहीं के होके रह गए हैं। ठीक, तो वो बताया गया यहाँ पे कि यह क्रम लगातार चलता रहा, आक्रमण होला। और जब जब योद्धा जाति भारत पर आक्रमण किया है, जब भी विदेशी लोग भारत पर आक्रमण कर आए हैं, तो यहाँ पे विजयी तो पा लिए, लेकिन विजयी पाने के बाद वहां से लौट के नहीं जा पाए, वो इसी में मिल के रह गए। बाबर आया था यहाँ सिर्फ आक्रमण करने, आक्रमण करके लूट के जाना था उसको, लेकिन जब आया तो यहीं के रह गया, नहीं गया कहीं। पूरा दिल्ली सल्तनत यहीं रह गया। शक हून ये सब आया, आक्रमण करने आया, लूट के जाना था, आया तो यहीं के होकर रह गया, यहीं राजा बन गया। तो यहाँ की मिट्टी वैसी है, किसी को भी अपना बना लेती है। समझ गए? अभी चौथे पेज में है बउआ, खत्म करवा देनी आज रे, मैं टारगेट है खत्म करने के ना, तो कोई दिक्कत ना, 2 दिन में खत्म होगा, लेकिन चीजों को बढ़िया समझना है। जो इसमें नहीं है पीछे के, वो भी हम तुमको बताएंगे कि पकड़ो इसको। ये इतिहास दर्शन सब है इसमें, नहीं रे, अलग अलग शासक है अटैक करने वाला प्राचीन काल में। अलग सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं अंग्रेजी में, यूनान से ही आया था आक्रमण करने। यहाँ पे वो समझो कि ना हार जीता, वो भाग गया, ओका सरेंडर करे पड़ गया, ओकर सेने सरेंडर कर दिया चाणक्य जी। द ग्रीक इन्वेंटर्स वर फॉलोड बाय शक्स एंड हुन्स एंड 100 अदर्स नेमलेस ट्राइब्स। कहा जा रहा है कि यूनान के कई सारे आक्रमणी यहाँ पे आए, जैसे शक आया, हुन आया, और कई सारे तो ऐसे हैं जिनका नाम ही हमको नहीं पता है। इतने आक्रमण हुए भारत पे। शक हुन तो वो हैं जो इसमें विजयी हुए और यहाँ पे शासन स्थापित किए, उनका हमारे पास स्रोत है तो हम उनको जान रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग यहाँ पे आक्रमणकारी आए यूनान से, जिनका हमारे पास स्रोत ही नहीं है, उनका नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन उन लोगों ने आक्रमण किया है। समझ गए? दे ऑल अपीयर्ड ऑन दीज स्किन एज विक्टर्स बट वर सून ऑब्जर्व्ड इन द रैंक्स ऑफ द वैनक्यूएस्ड। आगे वो कह रहे हैं कि ये सभी विजेता के रूप में यहाँ आए थे, सब जीत गए, यहाँ आए, भारत को जीत लिए, लेकिन बहुत जल्द वो पराजित के श्रेणी में समा गए। युद्ध तो जीत गए, लेकिन इस मिट्टी से वो हार गए, क्योंकि वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ से वो लौट के चले जाते तब कहते कि वो विजय हुए, लेकिन युद्ध जीते, राजा को हराए, इस देश को वो नहीं हरा पाए, इस मिट्टी को वो नहीं हरा पाए। इसकी खुशबू ने उनको खींच लिया और वो यहीं के होके रह गए। समझ गए? टुडे वाट एवर इज इंडियन, वाट एवर इट, वेदर इट बी एन आइडिया, अ वर्ड, अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और अ सोशल कस्टम, इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स।
कहा रहा है कि आज जो भी भारतीय हैं, जो कुछ भी भारतीय में है, चाहे वो विचार हो, शब्द हो, कला हो, या कोई भी राजनीतिक संस्था हो, या कोई भी सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाज हो, जितने भी चीज हैं इन सब का मिश्रण है। क्योंकि जब दूसरे लोग आते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसलिए हमारे देश की संस्कृति में इतना विभिन्नता है। इस विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे अलग अलग देशों ने बार बार आक्रमण किया है, और जब जब वो आए हैं उनकी विचारधारा से हम प्रभावित हुए हैं। कुछ की विचारधारा से हम प्रभावित हो गए, कुछ से ये हो गया, कुछ से हो गया, कुछ से हम हो गए एक दूसरे से भिन्न। तो विविधता का मेन कारण ये भी है, प्रमुख कारणों में से। इतने आक्रमण हुए यहाँ पे, और इतने लोग आए, और इतनी संस्कृति विभिन्न प्रकार की आई कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा विविधता वाला देश है। भारत को सबसे बड़ा विविधता वाला देश कहा जाता है। इतनी विविधता और कहीं नहीं है। हम लोग राजनीति में पढ़े हैं, हाँ राजनीति में पढ़े हैं, किसी देश में भाषा के नाम पे विविधता है, कहीं धर्म के नाम पे है, कहीं क्षेत्र के नाम पे है, तो कहीं रंग के नाम पे है। भारत एक ऐसा देश है, सब है, उसके अलावे भी है जाति पाति, फिर जाति में भी उपजाति का भी भेदभाव है। समझी, जाति में 7 गो उपजाति होता है, तो इस उपजाति का उस उपजाति से संबंध नहीं बनेगा, उसी में करना है, अपने ही उपजाति में। इतनी विविधता, हर 20-25 किलोमीटर पर हमारी बोली बदल जाती है, 50-100 किलोमीटर के अंदर में हमारी भाषा बदल जाती है। बोली भाषा में अंतर समझती ना है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, समझ गई। तो ऐसी हमारे यहाँ की संस्कृति है। तो ये सब इसी के कारण है, ये जो आक्रमण हुए उसी कारण हमारा ये मिश्रण हुआ है, ये विविधता आई है। इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages। कह रहा है कि हम लोग के पास जितने भी स्रोत आए हैं, उन स्रोतों से यहाँ के रूप और प्रकार की विविधता को हम देखते हैं, और यहाँ पाते हैं कि इतनी विविधता होने के बावजूद भारतीय संस्कृति युगों युगों से एक है। लंबे समय से विविधता होते है, विविधता होने के कारण भी यहाँ पे एकता है। भारत में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ये भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी खासियत है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे वास्तव में यही अंतर नहीं देखता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षण विशेषताओं में से एक है कि ये जो विभिन्नता में भारत की एकता है, अलग अलग लोग हैं फिर भी एक है, यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है। यही सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि लोग अलग होकर के भी एक साथ रहते हैं, एक भावना से रहते हैं। इन वैल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज कैन बियर कंपैरिजन विद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि आज के टाइम में दुनिया के कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, एक चीन को छोड़ करके। चीन का थोड़ा सा सभ्यता अभी है, जैसे हमारा चलते आ रहा है ना वैसे ही। तो यहाँ पे देखो लिखा गया एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज, यानी कि चीन को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्यता ना जो इतना लंबा समय तक अपना सफर तय किया हो और कोई इसके साथ मुकाबला करे। इसके बारे में 12th में पढ़ना है तुम लोगों को। गांधी जी भी लिखे हैं। भारत तो खुद है, ये है। भारत से तुलना करा, भारत कहे कि नहीं है। कह रहा है कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति का जो समय है, उतना समय दुनिया का शायद कोई सभ्यता का नहीं है। सब मिट गया, मिस्र का मिट गया, मेसोपोटामिया मिट गया, या जो भी पुराने थे मिट गया। बचा हुआ है तो कौन? भारतीय। और थोड़ा बहुत अगर तुलना करो तो एगो चीन वाला, ये 2 सभ्यता बचा हुआ है। तो गांधी जी का भी उसमें मिलेगा, नाम है उनका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वो भी इस पे लिखे हैं और बात करते हैं एक बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में। समझ गए? तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आज आकार में देखो या समय में देखो, दोनों ही चीज में दुनिया के कोई भी सभ्यता नहीं है जो भारतीय सभ्यता के तुलना करे, एगो चीन को थोड़ा सा छोड़ के। समझ गई? ये इसकी खासियत है।
The area of the land, the number of the people, the variety of the races and the length of the India's history are hardly repeated elsewhere. The variety of the Indian culture is equally amazing in spite of thousands vicissitudes. It has survived to the modern day. कह रहा है कि आप चाहे तो यहाँ के भूमि का क्षेत्रफल देखिए, मिला लो तुम पूरे भारत को, पाकिस्तान को, खाली भारत देखो ना जी, यहाँ के लोगों की संख्या देखो, यहाँ पे जातियों में विविधता देखो, या फिर तुम यहाँ के भारत के इतिहास को देखो, जितना लंबा ये है शायद ही दुनिया में कहीं और हो और दोबारा ऐसा हो, दोहराया भी नहीं जा सकता है, ना है या ना हो सकता है ऐसा चीज। भारतीय संस्कृति की विविधता भी उतनी ही अद्भुत है, जितना लंबा इसका इतिहास है, क्षेत्रफल है, संख्या है, उतना ही लंबा इसकी संस्कृति भी है, उतना ही लंबी है, क्योंकि संस्कृति तब से चलते आ रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इस दौरान हम भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में कोई मुश्किल घड़ी नहीं आई। उतार चढ़ाव यहाँ के भी संस्कृति में, सभ्यता में आए हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव के बावजूद भी आज तक ये सभ्यता बनी हुई है, ये संस्कृति बनी हुई है और हमारे बीच वो जीवित है। समझ गई? उन चीज़ों को आज भी हम करते हैं, फॉलो करते हैं, इसीलिए वो जिंदा है। जब तक उस चीज़ को तुम मान रहे हो तब तक वो जीवित है, जिस दिन मानना छोड़ दोगे वो मर जाएगा। लेकिन ये लंबे इतिहास से देखो, जब तुलना करोगे जो ऋग्वेद काल में होता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, वो सारी चीज़ें हम आज करते हैं। तो जब हम आज करते हैं तो वो जिंदा है, उसका इतिहास लंबा है। समझ गई? आगे अब बड़ा जोर लग है। हाँ, तो लड़की ये विदा हुआ ले, अब हाँ आगे बोले, बोलो ना, पहले शादी होती थी। हाँ ना मैया, तो तू गलत फहमी में है कि लड़का कुछ नहीं देता था, लड़की कुछ नहीं देती थी। हाँ, देखा देखी का रिवाज नहीं था, बस राजे रजवाड़ों में था। राम जी बिना सीता जी के देखले बियाह किए थे, रामायण पढ़ी है। स्वयंवर क्या होता था? स्वयंवर सुनी है? स्वयंवर में क्या होता था? जितने भी महाबली शक्तिशाली जो भी राजा हैं वो लोग आएंगे, राजकुमारी उनमें से किसी को अपना सिलेक्ट करके करेगी, नहीं तो राजकुमारी के पिता कोई शर्त रखता था, जो वो शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ वो अपनी कन्या का विवाह करेगा। कैसे करे कि देखा देखी का रिवाज नहीं था, डायरेक्ट भी होता था बउआ। कैसे कराया? अभी इतिहास पढ़ा कहाँ है? हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 में 4 गो मान्य है, 4 गो अमान्य है। समझ गई? आज जिसको तुम लोग कहता है ना लव मैरिज, उसी को भारतीय इतिहास में गंधर्व विवाह कहा गया है। जब लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी करते हैं, पिता माता को मना के या बिना उनके मर्जी के, तो उसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। वो आज भी है। आप सब दिन एक ब्रह्मचर्य के जीवन जिए और माता पिता के आज्ञा से और लड़की के माता पिता के आज्ञा से, उनकी स्वेच्छा से आप उनकी पुत्री से शादी किए हैं, तो उसको सबसे उत्तम शादी माना जाता था, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। वो सब है, 12th में सब पढ़ना है। ब्रह्मचारी मतलब उससे पहले तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध न रहा हो, तुम पूरे तरह से उस चीज को फॉलो किया है, अपना विद्या ग्रहण किया। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, हम लोग पढ़े एथी में, संस्कारोला में, तो वो कर रहा है उस टाइम को, उस काल को। जैसे अभी तुम्हारा जो है, मेरा जो काल है ब्रह्मचर्य का काल है, इसी बीच में तुमको ईशक प्यार हो गया तो तुमने अपना ये ब्रह्मचर्य खो दिया। समझ दिया? तो वो ब्रह्मचर्य वो होता था। उसके बाद उसकी शादी होती थी और सब शादी संपन्न होता था, चलता था लंबे टाइम तक। तब यहाँ पे तलाक जैसन चीज की बातें नहीं होती थी, क्योंकि उनका वही पहला और वही आखिरी प्यार होता था, लड़का के भी और लड़की के। आज प्यार नहीं होता है, आज समझौता होता है। लड़की से या लड़का से प्यार करने से पहले हम उसमें क्वालिटीज देखते हैं कि हम जो ढूंढ रहे वो सारी चीज उसमें है कि नहीं। अगर एक चीज भी कम रहा तो ब्रेकअप। सब दिन से साथ थे, एक चीज भी इधर उधर हुआ, ब्रेकअप। मोहब्बत के मतलब ही नहीं है कि ब्रेकअप, मोहब्बत के मतलब है, प्यार के मतलब है कि उसके कमी के साथ उसको अपनाओ और कोशिश करो कि उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम क्या करें, खत्म करें, उसको सुधार करें। छोड़ना सोल्यूशन नहीं है मोहब्बत का। एक बार थाम लिया
तो थाम लिया, जो भी है मेरा है, मेरे शरीर का वो हिस्सा है। अब मेरे शरीर में घाव हो जाता है तो उसको हम काट के फेंक देते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो अगर मेरे पार्टनर में, मेरे जो प्रेमिका है या जो मेरी पत्नी है, उसमें कोई खराबी है तो हम उसको छोड़ देंगे कि उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे? तो ऑप्शंस ढूंढते हैं कि नहीं, इसका बाल खराब है, इसका मुंह खराब है, इसका नाक खराब है, इसका आंख खराब है, इसका कैरेक्टर खराब है, इस पढ़ल न है तो ये काम न घर के करे, तो ये माय के सेवा न करे। अरे तो सब कुछ है, क्यों में कैसे ढूंढ रहा है? तू सब कुछ है, जो चीजें नहीं है तो कोशिश करो कि उसको हम उसमें लाएं। उसको लाने से पहले आपको उसके इच्छा अनुसार बनना होगा। हम यहाँ कर ले डिसाइड कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसी होनी चाहिए, तो मेरी पत्नी भी तो इच्छा होगा कि मेरा पति ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। हम ये ऐसे ही रहेंगे, तुम सुधरो, तब कैसे होगा? आप उसकी बातों को मानिए, वो आपकी बात को माने, परिवार बढ़िया चलेगा। समझ गए? तो पहले की बात है, चलिए खत्म कीजिए, इधर आइए। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली अकाउंट ऑफ सेंस ऑफ Indianness which imposed unity on all diversity and move into one fabric of national life. The many stands of different texture, color and quality which have entered here. कह रहा है कि यह केवल भारतीयता की ही भावना के कारण संभव हुआ है। ये जो हमारी संस्कृति आज तक बनी हुई है, ये जो हम में एकता है, उसका बड़ा कारण ये है कि हम में भारतीयता की भावना है। भले हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी भाषा से बोलते हैं, किसी भी रंग के हैं, लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है कि हम भारतीय हैं। और यही चीज भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को जीवित रखे हुए है। इसीलिए इसका इतिहास इतना लंबा है। सारी चीजें हैं, लेकिन जब बात आएगी देश की, मातृभूमि की, तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाकी चीजें बात में है। ठीक? और इसी कारण इन विविधताओं में एकता स्थापित हो पाया है, सभी को एक सूत्र में ये पिरोया है। ये सब चीजें हम तुमको बता दें, किसी भी गुण, क्वालिटी जो भी हो, लेकिन हम सब एक सूत्र में बने क्योंकि हम भारतीय हैं। The ancient world threw up fine flowers and civilization many lands, with the exceptions of India and China. They are all dead and gone. आ जा रहा है कि प्राचीन काल में दुनिया भर में कई सारे सिविलाइजेशन के फूल खिले अलग अलग भूमि पर, लेकिन आज वो सारे मर गए, मिट गए, नष्ट हो गए। लेकिन एक भारत और चीन ही ऐसा है जिसकी सभ्यता आज तक बनी हुई, वो फूल आज भी खिला हुआ है। हाँ, उसकी सभ्यता वैसे ही चलते आ रही है। समझ गए? ये आज खत्म ना होगा बुआ, क्या कि अभी 8 गो पेज है और थोड़ा सा हम लोग बाहर जा रहे हैं समझने के लिए, तो कोई दिक्कत ना। ऐसे हम इसको तो सोचे थे कि 2 क्लास में खत्म होगा, कल ही खत्म करेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? कल खत्म कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ते हैं। तो हाँ, कल देखेंगे, वो भी कर देंगे। It is only in India and some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown and changed at the expense of an enduring unity. कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत और कुछ हद तक चीन ही है जिसकी पुरानी सभ्यता आज भी जीवित है। हाँ, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ देखो कर रहे हैं कि ये आगे में फैल भी रहा है और इसमें चेंज भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। ये फल फूल भी रहा है और बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन ये जितने भी चेंजिंग हो रहे हैं, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, वो इसकी यूनिटी को नहीं तोड़ सकता है। इसकी जो मूल ढांचे इस संस्कृति की जो भारतीयता है, उस भावना को खत्म नहीं हुआ, भावना को ये खत्म नहीं कर पाया है। हम डेवलप हो गए हैं, हम थोड़े से बदलाव कर लिए हैं कि जहां हमारी शादी होती थी माता पिता की मर्जी से, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हम धोती कुर्ता साड़ी के जगह हम जीन्स शर्ट जो भी चीजें हैं पहन रहे हैं। कई सारी चीजें बदली है। ठीक, आज हम लोग एक उच्च स्तर के जीवन जी रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें जो आज भी नहीं बदली है। आज भी इमोशन है, आज भी अफेक्शन, लव है, आज भी हमारी शांत करा तुम्हें, आज भी संस्कृति सभ्यता हमारा वैसे ही बनी हुई है। आज भी हम सब में भारतीयता की भावना वैसे ही है जैसे कि हमारे पूर्वजों में थी, और वही चीज इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसको अब तक जीवित रखा है।
समझ गए? दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एक्सहिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। और ये सारी चीजें इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने में वो क्षमता है। ठीक, और एक और बड़ी क्षमता है यहाँ पे सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी सुनना मानना। वो भारतीयों में है। कई बार ये हमारे लिए नुकसानदेह हुआ है। दूसरों के विचारों को माने इसलिए तो हमारा देश गुलाम बना। उनको यहाँ आने का परमिशन दिया तभी तो हम गुलाम बने। लेकिन ठीक है, हम कट्टर किसी का आलोचक तो नहीं बने, किसी के विरुद्ध में तो नहीं गए, किसी के विचारों का समर्थन नहीं किया। उस विचार के माध्यम से वो मेरा शोषण किया, मुझे गुलाम बनाया। उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति वो जाने। मैंने तो अच्छा किया अपने तरफ से। तो वो हमारे भारतीयता की पहचान है, इसकी संस्कृति की वो पहचान है। समझे? और लपेटे हो आए यहाँ तक पढ़ लो। एक ऐसा टॉपिक को छोड़े जहाँ छोड़े में बने। देखो सहिष्णुता की बात आ गई, छोड़ दे यहीं। ऐसा टाइम पर कि छोड़ू वाला नहीं, पिछलका था जो छोड़े वाला था वो वाला। एक दिन मम्मी के पढ़ा दिए, एक दिन बेटी के पढ़ लिए। चलो यहीं पे आज तुमको हम छोड़ देता हूँ, बाकी हम कल बताऊंगा।